नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली ख़बरों को और जो ऐसी ख़बरों को जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है आपके सामने पेश करते हैं और उस पर हमारा तबसरा भी होता है, हम उन ख़बरों का जायज़ा भी लेते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आज की जहाँ तक अहम ख़बरों का सवाल है तो आपको बता दूँ कि गज़ा में जिस तरह की दरिंदगी का मुज़ाहरा इसराइल करता आ रहा है, 2 साल 3 दिन हो चुके हैं और आपने देखा कि 2 साल 3 दिन के दौरान 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया, जिसमें की अक्सरियत जो है, शोदा की जो अक्सरियत है वो ख़वातीन और बच्चों पर मुश्तमिल है। इसी तरह 2 लाख से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए, यानी फ़लस्तीनियों ने यानी गाज़ी बनने का एजाज़ हासिल किया, ज़ख्मी हुए और फिर उनमें भी ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है। इनमें जो निस्फ़ तादाद है, यानी आधी जो तादाद है, 50% जो तादाद है वो मुस्तकिल तौर पर माजूर भी हो चुकी है। गज़ा में जिस तरह की दरिंदगी का मुज़ाहरा इसराइल ने किया है उसे पूरी तरह यानी रास्त तौर पर, बिलवास्ता तौर पर पूरी तरह तायद जो थी वो अमेरिका की हासिल रही और आपने देखा कि किस तरह मुस्लिम और अरब मुल्कों ने बेबसी, बेहिसी और यानी परेशानी यानी कमज़ोरी का मुज़ाहरा किया। तो बहरहाल अब तो बड़ी ख़बर आ रही है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ख़बर ख्याल की सबसे बड़ी ख़बर यही है कि गज़ा में जंग बंदी यानी इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी माहदे पर दस्तखत हो चुके हैं और इस सिलसिले में जो बगले बजा रहे हैं वो है ट्रंप कहते हैं कि ये इस जंग को भी बंद करने का एजाज़ उनको जाता है, क्रेडिट भी उन्होंने ले लिया है। उसी तरह जिस तरह उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 35 या 36 मरतबा कहा है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी करवाई है। पाकिस्तान ने ट्रंप की उस बात को तस्लीम किया लेकिन हिंदुस्तान ने तस्लीम नहीं किया। फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह हिंदुस्तान को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। बहरहाल हिंदुस्तान पर ट्रंप इंतज़ामिया ने 50% टैरिफ आयद किए। उसी तरह आपने देखा कि चीन पर भी इसी तरह टैरिफ आयद करते हुए ट्रंप ने इंतकाम लेने की कोशिश की। तो बहरहाल ये खबर पहली है और ट्रंप इस मामले में बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, टेलीफोन पर बातचीत की है, दोनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। शायद इसलिए मुबारकबाद दी होगी कि हमने फ़लस्तीनियों को, उनके बच्चों को, उनके बीवियों को, उनके बहनों को, उनके माओं को किस तरह क़त्ल किया, इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आप मुझे मुबारकबाद दीजिए। तो बहरहाल जिस तरह अमेरिका की मदद से ट्रंप की मदद से जो बाइडन की मदद से इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया, उनकी नस्ली तत्हीर की और उनका नस्ली तौर पर सफाया किया, वो बहुत ही दुनिया के लिए इबरतनाक है। लेकिन हम सलाम करते हैं फ़लस्तीनियों को, उनके अज़ाइम को, उनके शौक़ शहादत को, उनके शौक़ जज्बे शहादत को कि उन लोगों ने अमेरिका की और इसराइल की टेक्नोलॉजी, उनके असरी हथियारों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और कहा कि हम अपने रब्बुल इज़्ज़त के आगे सर बसुजूद होते हैं। इस तरह के हथियारों के सामने हम सर बसुजूद नहीं होंगे, इस तरह की ताकतों के सामने हम सर नहीं झुकाएंगे और हम इस तरह की ताकतों को अपने जूतियों तले रोनते हैं। तो बहरहाल शहादत हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एजाज़ है और फ़लस्तीनियों ने शहादतें हासिल करते हुए दुनिया को ये बता दिया कि हम अपनी जानों का नजराना अपने रब को पेश कर सकते हैं लेकिन दुश्मन के सामने और ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल के सामने झुक नहीं सकते और अर्ज़ मुक़द्दस बैतुल मक़दस का सौदा नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये खबर रही है। अब ट्रंप कहते हैं कि मैंने ये 8वीं जंग रुकवाई है और मुझे अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक अमल के नोबेल इनाम का सवाल है तो ये कहा जा रहा है कि इस मरतबा उन्हें ये अमन का नोबेल इनाम नहीं मिलेगा। तो बहरहाल अब 13 अक्टूबर तक मैं समझता हूँ कि अमन के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया जाएगा। ट्रंप को उम्मीद है, ट्रंप के साथियों को उम्मीद है। वैसे भी आपने देखा कि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क अपने आप को कहता है, इस्लामी जमहूरिया कहता है, लेकिन शर्म आनी चाहिए कि उसने ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने की सिफारिश की है। इसी तरह नेतन्याहू, वो तो उसके गोद में बैठे हुए हैं और यानी उसका पाला हुआ नाजायज़ बच्चा कहा जाता है इसराइल को। तो बहरहाल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी कहा है कि हमने आपको यानी ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने की सिफारिश की है। तो हिंदुस्तान ने तो नहीं किया है, लेकिन अब हिंदुस्तान कहता है, यानी हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तबसरा करते हुए कहते हैं
کہ اسرائیل اور حماس کی جو جنگ بندی ہوئی ہے وہ قابل ستائش ہے، اور انہوں نے نیتن یاہو کی قیادت کی تعریف کی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح ایک وزیر اعظم جو ہمیشہ سے ہی ہندوستان نے فلسطین مسئلے پر فلسطینی کاز کی تائید کی ہے، اسرائیل کی مخالفت کی ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم بہت زیادہ قربت رکھتے ہیں بی بی سے، اور بی بی کیا ہوتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور آپ ہی نتیجہ اخذ کر لیجئے۔ تو بہرحال نیتن یاہو کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی قیادت کی تعریف کر رہے ہیں۔ مودی کو ذرا یہ سوچنا چاہیے کہ نیتن یاہو کی وجہ سے ہی 70,000 فلسطینیوں کا 2 سال 3 دن میں قتل ہوا ہے، فلسطینیوں کی یعنی نسلی تطہیر ہوئی ہے اور ان کی نسل کشی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنے معصوم بچوں نے جام شہادت نوش کیا ہے فلسطین کی اسرائیل کی بمباری میں، جو امریکہ اور ہندوستان کا بھی اس میں کردار رہا ہے۔ جو ڈرون سپلائی کیے گئے ہندوستان سے بھی سپلائی کیے گئے، جن کا استعمال فلسطینیوں کے خلاف ہوا ہے۔ تو مودی جی عجیب و غریب انداز میں تعریف کرتے ہیں نیتن یاہو کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے نیشنل شیم ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سونیا گاندھی نے بھی یہ کہا کہ وزیر اعظم کی جو خاموشی ہے وہ نیشنل شیم ہے۔ ارے بچوں کو قتل کر رہا ہے قصائی، اور آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی قیادت کی تعریف کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل شیم نہیں تو اور کیا ہے، جیسا کہ سونیا گاندھی نے کہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک غزہ کا سوال ہے، غزہ میں 2 سال 3 دن کے دوران جس انداز میں اسرائیل نے تباہی و بربادی مچائی ہے، 76,000 لوگوں کا اس نے قتل کیا ہے، اور 2 لاکھ سے زائد لوگوں کو اس نے یعنی موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ 1 ٹن 2 ٹن نہیں بلکہ 2 لاکھ ٹن برسائے ہیں بم، اس نے یعنی غزہ پر بموں کی بارش کی ہے، جس کے نتیجے میں 90% غزہ یعنی ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے، اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ 11,000 سے لے کر 15,000 فلسطینی ملبوں کے ڈھیر میں دبے ہوئے ہیں، یعنی جو شہید ہوئے ہیں ان کی لاشیں دبی ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جہاں تک فلسطینیوں کی شہادت کا سوال ہے، 76,600 فلسطینی شہید ہوئے ہیں 2 سال 3 دن کے دوران، اور جس میں 20,000 بچے 12,500 خواتین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 1,675 جو ہے وہ میڈیکل ورکرز بھی شہداء میں شامل ہیں۔ 2,700 ایسے خاندان ہیں جو جن کے گھروں میں آپ دیکھیں گے جو بالکل بے گھر ہو گئے ہیں، یعنی ان کے گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 6,000 خاندان ایسے ہیں جن کا کم از کم ایک شخص اسرائیل کی درندگی میں شہید ہوا ہے۔ ویسے بھی 38 اسپتال اور 96 کلینکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 197 ایمبولینس، 61 جو دوسرے وہ ہیں اشیاء ہیں وہ بھی یعنی بچاؤ گاڑیاں ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیں کہ جہاں تک قتل و غارتگری کا سوال ہے، تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بھی 65,000 نہیں بلکہ 6,50,000 بچوں کے بھوک سے مرنے کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اسرائیل کی درندگی، اور ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی اس کی تائید کر رہے ہیں، اسے مبارکباد دے رہے ہیں، نیتن یاہو کو کی قیادت کی ستائش کر رہے ہیں۔ ویسے بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں گجرات میں 2002 میں جو قتل عام ہوا تھا مسلمانوں کا، اس وقت قصائی نے جو کردار ادا کیا تھا، اسی طرح کا قصائی پن کا اظہار نیتن یاہو نے اسرائیل میں غزہ میں کیا ہے۔ تو بہرحال آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح اسرائیل نے تباہی مچائی غزہ میں۔ 100 اور کہا جاتا ہے کہ 95% جو اسکولز ہیں وہ تب مکمل طور پر تباہ ہو گئے، 165 یونیورسٹیز تھے اور اسکولز تھے وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں، اور اسرائیل کے حملوں میں 835 مساجد اور 3 یا 4 گرجا گھر بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی لاشیں چوری کرتا ہے۔ اکثر آپ نے کفن چور سنا ہوگا، لیکن اسرائیل لاشوں کو چرانے والا ہے، مردوں کو چرانے والا ہے، اور وہ چرا کر ان کے جو جسمانی اعضاء ہوتے ہیں اس کی تجارت کرتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب جو رپورٹس آئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2 سال 3 دن کے دوران اسرائیل نے کم از کم 2,450 فلسطینیوں کی لاشیں چرائی ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجیے کہ عالمی سطح پر لاشوں کا
चोर है, और इस चोर की हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सताइश कर रहे हैं और ये कहते हुए कि उसकी क़यादत गैर मामूली है नेतन्याहू की। तो बहरहाल ये फ़लस्तीन का मामला रहा, और आपको ये बता दूं कि इस मामले में कतर, मिस्र और तुर्किया ने अहम किरदार अदा किया, लेकिन मिस्र का किरदार तो आपको मालूम है। हम सलाम करते हैं कतर को कि कतर ने गैर मामूली सालिसी की और उसका नतीजा अच्छा बरामद हुआ। तो बहरहाल ये खबरें हमने आपको गजा से सुनाई है, लेकिन एक तरफ और चलते हैं। हैदराबाद में पोलियो के जो टीका अंदाजी प्रोग्राम है उसका आगाज़ होगा, यानी वो एक रोज़ा टीका प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा 12 अक्टूबर को, और 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें ज़रूर ये टीका दिलवाइए, क्योंकि फिल वक्त दुनिया में अगर कहीं पोलियो बाकी रह गया है तो वो बांग्लादेश और पाकिस्तान है। तो बहरहाल अफ्रीकी ममालिक के भी नाम लिए जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि 2023 से पोलियो के केसेस में इजाफा हुआ है। तो बहरहाल तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से 12 अक्टूबर को यानी इतवार के दिन ये पल्स पोलियो प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। एक दिन का प्रोग्राम होगा। 5 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं उन्हें टीका ज़रूर दिलाइए, लेकिन ये टीके का नहीं है बल्कि पल्स पोलियो है। ये जो होते हैं ये दवा पिलाई जाती है, खतरा आपके बच्चे को पिलाया जाता है, जिससे पोलियो के इम्कानात ख़त्म हो जाते हैं। तो बहरहाल आपको ये बता दूं कि मरकज़ी वज़ारत सेहत ने इस सिलसिले में 100 मुल्क भर में 190 अजला की निशानदही की थी, डिस्ट्रिक्ट की को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें तेलंगाना के 5 अजला भी शामिल हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैदराबाद है, रंगारेड्डी, मेडचल, संगारेड्डी और हनमकुंडा और वरंगल, इन 5 यानी 6 अजला में आप बच्चों को पल्स पोलियो पिला सकते हैं। बहरहाल एक और खबर की जानिब हम चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक बिहार से है। बिहार में आइंदा में इंतखाबात होने वाले हैं। 11 नवंबर को रायदही होगी और उसके बाद 2 मरहलों में रायदही होने वाली है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि वहाँ पर प्रशांत किशोर जो इंतखाबी हिकमत साज के हैसियत से शोहरत रखते हैं, उनकी पार्टी है जन सूर्या पार्टी। जन सूर्या पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है और उसमें 51 उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं, जिसमें आपको बता दूं कि मुसन्निफीन भी है, डॉक्टर्स भी है, साबिक पुलिस ओहदेदार भी हैं यानी आईपीएस ऑफिसर्स भी हैं, और मैथमेटिशियंस भी हैं, माहिर रियाजी भी हैं, माहिरीन रियाजी भी हैं। तो उनमें से ये कहा जा रहा है कि 51 सीटों में यानी 51 उम्मीदवारों में 8 मुसलमान उम्मीदवार हैं। तो बहरहाल ये अब देखना ये है कि और कितने मुस्लिम उम्मीदवार को ये मैदान में उतारते हैं, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि वो किसके इशारों पर मैदान में उतर रहे हैं, किसको कामयाब बनाना चाहते हैं, किसको नाकाम बनाना चाहते हैं। वैसे भी मुकाबला आप देखेंगे कि महागठबंधन यानी इंडिया जो इत्तेहाद है वो और एनडीए इत्तेहाद के दरमियान मुकाबला होने वाला है। और ये कहा जा रहा है कि बिहार में एसआईआर के बाद जिस तरह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने न्याय यात्रा निकाली, उसके बाद एसआईआर के खिलाफ जो यात्रा निकाली गई है, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि बीजेपी और जेडीयू काफ़ी परेशान है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो चिराग पासवान है, रामविलास पासवान के बेटे, आंजहानी रामविलास पासवान के बेटे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें देने का मुतालबा कर रहे हैं। बीजेपी से कम से कम 40 नशिस्तें वो मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें 20 या 26 नशिस्तों पर यानी टालना चाहती है। अब देखना यह है कि क्या वो भी प्रशांत किशोर के साथ इत्तेहाद करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि चिराग पासवान बेवकूफ़ है कि वो प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, बल्कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। सिर्फ ये डराने धमकाने की एक टैक्टिक्स है, होती हैं, ये चालें होती हैं सियासी जो वो खेल रहे हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहाँ 30 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का ऐलान किया है। अब देखना यह है कि वो 30 उम्मीदवार तो उतारेंगे, लेकिन कामयाब कितने हल्कों में होंगे, ये एक अहम सवाल है। तो बहरहाल ये तो रही बिहार की बात, लेकिन हम एक और खबर की जानिब आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक हैदराबाद से है। हैदराबाद की जब बात आती है तो फिल वक्त हैदराबाद का एक असेंबली हल्का है जोबली हिल्स, जहां पर ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। 11 नवंबर को रायदही होगी। इस सिलसिले में मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। बीआरएस जहां मागंटी गोपीनाथ जिसके उम्मीदवार ने पिछले असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी, वो हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए यानी गुजर गए, और उसके बाद
बाद अब बीआरएस ने वहां से उनकी बेवा मागंठी सुनीता को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। उसके बाद कांग्रेस ने नवीन यादव को मैदान में उतारा है। नवीन यादव पेशे के लिहाज से आर्किटेक्ट हैं और रियल एस्टेट कारोबार से भी उनका ताल्लुक है और एग्रीकल्चर शोबे में भी वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। जुबली हिल्स में नवीन यादव को मैदान में उतारने के बाद मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। और आपको ये भी बता दें कि जहां तक बीजेपी एमपी रघुनंदन राव का सवाल है, रघुनंदन राव ने एक बीजेपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजलिस पर इल्जाम आयद किया कि वो बिहार में 30 उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है, लेकिन तेलंगाना में और खासतौर पर हैदराबाद में जहां उसका अच्छा खासा असर है, वो जुबली हिल्स में अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारने से गुरेज कर रही है। इसका मतलब यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस में खुफिया माहिदा है, सीक्रेट डीलिंग है और एक ही सिक्के के ये दो रुख हैं। इस तरह की बात रघुनंदन राव ने की है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक नवीन यादव का सवाल है, 2014 के असेंबली इंतखाबात में उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर मुकाबला किया था और 10,000 से ज़ायद वोटों से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उन्होंने 41,656 वोट हासिल किए थे। फिर 2018 में बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने मुकाबला किया। उससे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर आप देखें कि 2023 के असेंबली इंतखाबात में उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और फिर कांग्रेस ने वहां से हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को मैदान में उतारा और मोहम्मद अजहरुद्दीन को 16,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। नवीन यादव ने उस वक्त अजहरुद्दीन की मदद की थी। अब ऐसा लगता है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन नवीन यादव की मदद करेंगे और उन्हें कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुकाबला बहुत सख्त है। और इसके अलावा आपको ये बता दूं कि 2023 में नवीन यादव को, जबकि अजहरुद्दीन इंतखाबात लड़ रहे थे, जुबली हिल्स का इंचार्ज भी बनाया गया था, लेकिन अजहरुद्दीन को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो बहरहाल अब देखना यह है कि जुबली हिल्स में कौन जीतता है, कौन हारता है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि तेलंगाना की जब बात आती है तो तेलंगाना की हुकूमतों ने, खासतौर पर बीआरएस हुकूमत ने एक फीस बाज अदायगी स्कीम शुरू की थी। उससे पहले मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने भी इसी तरह की स्कीम शुरू की थी। लेकिन अब रेवंत रेड्डी की हुकूमत में ये शिकायत आम हो गई है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस और जो प्रोफेशनल कॉलेजेस है उनकी फीस बाज अदायगी स्कीम के तहत जो फंड्स जारी किए जाने थे वो जारी नहीं किए गए, जिसके नतीजे में आपको बता दूं कि हैदराबाद में द फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशन यानी फाथी जो होता है, उसने ये ऐलान किया था कि 13 अक्टूबर से हम इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर देंगे क्योंकि हमें फंड्स नहीं दिए गए हैं। यानी जो हमारी फीस बाज अदायगी स्कीम है उसके तहत वो फीस कॉलेजेस को नहीं दी गई है। तो बहरहाल अब ये इन कॉलेजेस की जो फेडरेशन है उसने ऐलान किया है कि हम अपना एहतजाज जो है वो मनसूख कर रहे हैं, मुलतवी कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जो वेम नरेंद्र रेड्डी है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मुशीर, उनके साथ फेडरेशन के अहदेदारों की मुलाकात हुई, जिसमें हुकूमत ने उन्हें तयखुन दिया है कि दीपावली से पहले आपको 300 करोड़ रुपए यानी इन कॉलेजेस के लिए 300 करोड़ रुपए जारी कर दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या करती है। हुकूमत को अगर ये मिल जाते हैं पैसे तो ना सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजेस बल्कि आपको बता दूं कि फार्मेसी कॉलेज है, लॉ कॉलेजेस है, नर्सिंग कॉलेजेस है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA के कॉलेजेस है, MCA के कॉलेजेस है और B.Ed कोर्सेज के जो चलाते हैं कॉलेजेस, उनको बड़ी राहत होगी। तो बहरहाल इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के बच्चे भी शिकायत कर रहे हैं कि अब तक उन्हें फीस आनी बाकी है और 2022 तक फीस बाज अदायगी स्कीम के तहत 2022 के बाद से कोई फीस नहीं आई है। और नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किस तरह के हालात दुनिया में करवट बदल रहे हैं यानी करवट ले रहे हैं, हम आपको लिए चलते हैं नई दिल्ली। नई दिल्ली में अफगानिस्तान के मरकज़ के वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी की आमद हुई है। और आपको बता दूं कि हिंदुस्तान ने अब तक अफगान हुकूमत को यानी तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया है और ना ही उसके परचम को तस्लीम किया है। और उसका परचम क्या है आप देखेंगे कि उसमें कलमे शहादा लिखा हुआ है और एक सफ़ेद पर सियाह रंग से, ये सफ़ेद परचम पर सियाह रंग से ये कलमा लिखा हुआ है। तो बहरहाल अब
ये 6 रोज़ा दौरे पर अमीर खान मुत्तकी आए हुए हैं। वो मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और हमारे मुशीर कौमी सलामती हैं अजीत दोवल, उनसे मुलाकात करेंगे। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक तालिबान का सवाल है, अफ़गानिस्तान का सवाल है, फ़िल वक्त पाकिस्तान के साथ तालिबान की अच्छी नहीं बन रही है, ताल्लुकात तल्ख़ हो गए हैं। ऐसे में ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है। इस मामले में हमारे जो मुशीर कौमी सलामती है अजीत दोवल, वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब देखना यह है कि तालिबान क्या करते हैं, क्या तालिबान की हुकूमत को हिंदुस्तान तस्लीम करता है, तालिबान के परचम को हिंदुस्तान तस्लीम करता है, क्योंकि हिंदुस्तानी हुकूमत ने अब दिल्ली में वाक़ सिफारत खाने तालिबान यानी अफ़गानिस्तान पर तालिबान का परचम लहराने की इजाज़त नहीं दी। वो पहले का ही अशरफ गनी के दौर का परचम अभी तालिबान यानी हिंदुस्तानी में जो दिल्ली में जो सिफारत खाना है तो अफ़गानिस्तान का, उस पर ये परचम लहरा रहा है। और वैसे भी अब ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि क्या अमीर खान मुत्तकी के दौरे के बाद क्या हिंदुस्तान तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लेगा और फिर उसके परचम को तस्लीम कर लेगा और उसे अपने सिफारत खाने पर अपना परचम लहराने की इजाज़त देगा? ये एक अहम सवाल है और मुझे पूरा यकीन है कि अजीत दोवल जो बहुत ही दानिशमंद इंसान है और 7 बरसों तक उन्होंने बहैसियत जासूस पाकिस्तान में गुजारे हैं, वो अपनी होशियारी का मुजाहरा करते हुए, अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए मोदी हुकूमत को मशवरा दे सकते हैं कि आप तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लें, उसके परचम को तस्लीम कर लें और हम तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो सकता है कि अजीत दोवल मशवरा दे देंगे और मोदी उसे हर हाल में कबूल करेंगे। तो इस तरह की खबरें हमारे पास हैं नाज़रीन, और आपको ये भी बता दें कि हम आपको इस तरह की खबरें बताते रहेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन एक और ख़बर बहुत अहम है और वो ख़बर ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक मैं समझता हूँ कि फ़िरक़ा परस्तों के लिए खलनायक बने हुए हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत और कई एक संगीन इल्ज़ामात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए और उन्होंने मलेशिया में आज खुद जिलावतनी इख्तियार कर ली है। अब वहाँ से ये खबरें आ रही है कि हुकूमत हिंद मलेशिया पर जोर दे रही है कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक को हिंदुस्तान के हवाले कर दे और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम जो है उनकी हुकूमत ने मुस्बत इशारे भी दिए हैं। इस तरह की खबरें आ रही है, लेकिन एक शर्त आयद की है कि मलेशिया की जो अदालत है अगर वो इन्हें हवाले करने का हुक्म देती है हिंदुस्तान के, तो फिर वो हिंदुस्तान के हवाले किए जाएंगे। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मलेशिया में अब डॉक्टर जाकिर नाइक के चाहने वालों की कसीर तादाद मौजूद है जो ये नहीं चाहेगी कि वो उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। जहाँ पर बकौल जाकिर नाइक के उनके खिलाफ झूठे मुकदमात दायर किए गए हैं सिर्फ डर के मारे, खौफ के मारे, इसलिए कि जाकिर नाइक लोगों को सच्चाई की और हक की तालीम दे रहे थे और जो गैर मुस्लिम भाई थे, वो खासतौर पर दलित थे, जो तालीम याफ्ता हिंदू थे, वो दामने में इस्लाम में पनाह ले रहे थे। आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस तरह जाकिर नाइक को निशाना बनाया गया इस डर से कि कहीं जाकिर नाइक की वजह से जो तालीम याफ्ता गैर मुस्लिम इस दामन इस्लाम में पनाह ले रहे हैं, मजीद लोग दामन इस्लाम में पनाह ना लें। तो इसी तरह मौलाना कलीम सिद्दीकी, जिनके हाथों पर लाखों बंदगान खुदा ने दामन इस्लाम में पनाह ली थी, इस्लाम कबूल किया था, उन पर भी इल्ज़ामात आयद करते हुए उन्हें सज़ाए उम्र कैद के तहत जेल भेज दिया गया। तो बहरहाल नाज़रीन, ये जो होता है हक़ बोलने वालों की मुखालिफत तो होती है, सच बोलने वालों की मुखालिफत तो होती है, लेकिन जब हक पूरी तरह वाज़े हो जाता है तो झूठों का मुंह काला हो जाता है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।